डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना ठोक कर लड़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में नेशनल हेरल्ड अखबार निकाला। अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेरल्ड पर बैन लगा दिया, जो 1945 तक चलता रहा। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी का दुरुपयोग करके हर राजनीतिक विरोधी को कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक डराना, धमकाना और देश का पूरा ध्यान इधर से उधर करना, ये तकनीक अब पुरानी हो गई है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि कोई भी जो अक्षर ABC भी जानता हो कॉमन सेंस का या कानून का, वो ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू भी होता है बनिस्बत इसके कि उसकी कार्रवाई आगे जा सके। ਇਨਫੋਰੈਸਟਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਝੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗਾ। दूजे पासे इस नोटिस ਨੂੰ अदालत ਦੇ सामने चुनौती देने का दूजा विकल्प है। आपकी अनुमति है तो शुरू करें। आज की इस पत्रकार वार्ता का सार है जो आदरणीय सिंघवी साहब और मैं हम आपके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना ठोक कर लड़ेंगे। अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में नेशनल हेरल्ड अखबार निकाला, जिसके प्रणेता थे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई, ये लोग थे। अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेरल्ड पर बैन लगा दिया, जो 1945 तक चलता रहा। आजादी के आंदोलन की आवाज बने इस अखबार का मूल मंत्र तब और अब दोनों समय था, आजादी खतरे में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने
अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह अब छटपटा रहा है। देश को गुमराह करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ एक घिनौना और कायरतापूर्ण षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसके सारे तथ्यों को लेकर आज अभिषेक सिंघवी जी आपके बीच उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपसे इस बारे में संपूर्ण बात करेंगे। आदरणीय सिंघवी साहब। धन्यवाद सुरजेवाला साहब। मेरे आदरणीय मित्र ने आपको संदर्भ परिप्रेक्ष्य बताया है। मैं पहले अंग्रेजी में बोलता हूँ, आप हिंदी में बोलें, फिर बाद में मैं आपसे हिंदी में भी बोलूँगा, संक्षेप में दोनों चीज़ें। But I want to make it clear at the outset that the fake issue of AJL, Associated Journals, is an attempt by BJP's propaganda machinery to deviate, diverge and digress the attention of citizens from the multifarious vital issues of inflation, falling GDP and social unrest, social divisiveness in this country. And I'll demonstrate that to you in a minute. By targeting National Herald, about which my honorable friend just spoke at some length, about its history, about its origin, about its legacy, about its evolution. By targeting National Herald every now and then, the BJP has in fact disgraced, disrespected and dishonored the freedom fighters, the stalwarts of this nation and their contributions to the freedom struggle, where incidentally this particular party or its predecessors had absolutely no role to play. Friends, this is truly a very weird case, alleged case, a money laundering case on which summons are issued with no money involved. I have yet to hear of this absolute acrobatics in imagination of creating a summons in respect of an allegation of money laundering where no money is involved. Now I take you back very simply, without being legalistic, without being technical, on 4 or 5 admitted facts. Number 1, and you have to see that it reeks, what I am telling you now, reeks of vendetta, of pettiness, of fear, as my friend said, of political cheapness. The CBI allegations in this regard, or the investigative process in this regard, let me be more accurate, starts with a well-known baiter of the Congress party, Dr. Subramaniam Swamy, and we are taken back to 2014 to 15 period. From 2014 to 15, the ED has not thought it fit till today, because they know they have no material to seek summons about the Congress president or about the former Congress president. Today, on the same facts, exactly the same alleged acts and omissions, not a comma, full stop change, in 22 June or in 22 end May, you are issued summons to divert attention on the same facts by ED. Now, what is the issue on facts, and why I said there is a strange case of alleged money laundering without money? There is, as my friend said, a company called AJL.
It's a venerable old company for decades. It carries the great flag of National Herald with the legacy and the evolution we have just discussed. Over the years, it was there to project a thought process, a set of values, but commercially could not succeed. Therefore, commercially, AJL had a lot of financial problems over the decades. Ultimately, the Congress party, which believes in those values, stepped in and over a period of time gave 90 odd crores as financial support at different times. So AJL became an indebted company, a company with debt. Now comes the remarkable thing. AJL did what every company in India does, what every company abroad does, what is known as the basics of corporate activity. It converted its debt into equity. So, this debt of 90 crores was assigned to a new company, and you must note what the new company is. It's called Young India, so that the books of AJL became debt free. Young India, in turn, which received the debt, was a newly created company under a special provision of the Companies Act, Section 25, which has two very vital conditions. A not-for-profit company it has to be, by definition, by statute, by law, and no dividends can be given to its shareholders or directors. So you cannot create a company where he and I are shareholders and we take 100 rupees, 50 rupees each out of the company. You can't take a penny. This is the nature of the Section 25 company which Young India is. Now the third important facet. He is AJL, I am Young India. By giving his assignment, I start holding his shares, but this company AJL remains just the same. This AJL continues to hold all the properties it was holding earlier. It continues to be the owner of National Herald. It continues to be the printer and publisher. Only change is that I hold the shareholding of AJL. So my question to myself is that a kindergarten student or a first year law student will tell you there is no change of transfer of property. My friend here is AJL, he owns this pen, it continues to own the pen. I start having his shareholding in him, but this pen is continued to be owned by him. It's an independent entity. There is not a transfer of a small pen, nothing. Where is the money laundering? Where does it arise? Where is the money? So there is no money, there is no transfer of property, there is no transfer of money, and yet a charge of money laundering is done. Young India cannot use money in any form which it gets because it can neither pay dividend nor accumulate profit by which it can give out the money. This is why better minds, objective minds, non-malevolent, non-malafide minds close this case. And you know this, we have said so earlier from the podium, as far back as 2015 on the file. But as malafide as this government is, they sack the head of the organization ED at that time, they get a new opinion and they try to reopen, in respect of which 7 years later today, they are summoning the Congress President and the former Congress President, Srimati Sonia Gandhi and Mr. Rahul Gandhi. Friends, this is part of a larger disease. A disease which will consume the ruling party ultimately. The disease is one of attacking every political party purely on vendetta terms. From Kashmir to Kanyakumari, from Farooq Abdullah to DMK functionaries, from Gujarat to West Bengal, from Mewani to Mamta Banerjee and the family of Mamta Banerjee. The BJP has brought or tried to bring malafide every political opponent under the net of puppet agencies like ED, CBI, IT, etc., etc. As my friends say, we will face them. We are not in a bit scared or overawed or intimidated by such cheap tactics.
but this interaction is being held to tell you the hollowness, more hollow than a pack of cards, of the essential allegation on which summons is issued. Nothing exists because nothing can exist, and therefore we want you to see it for what it is. Thank you. इसको मैं संक्षेप में हिंदी में बोल देता हूँ. मेरे आदरणीय मित्र ने आपको इसका संदर्भ बताया, इसका इतिहास बताया, नेशनल हेराल्ड की विरासत बताई और उसकी कई दशकों, भारत की आज़ादी के कई दशकों पहले से उसका इतिहास बताया. उसके साथ जुड़े हुए ऐसे दिग्गज नाम उन्होंने बताए. मैं आपको संक्षेप में इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक इतना ज़्यादा मनगढ़ंत काल्पनिक आरोप है कि एक प्रकार से ये मजाकिया चीज़ है. और मैं आपको ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि सिवाय इस प्रतिशोध की जो भावना जिसके साथ ये सत्तारूढ़ पार्टी अपने हर राजनीतिक विरोधी को अटैक करती है, इसमें कुछ भी नहीं है. 5 या 6 तथ्य बड़े सरल हैं, उनको आप देख लीजिए और अपने आप निर्णय करिए कि इस प्रकार का समन्स माननीय कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को दिया जा सकता है 2022 में. नंबर 1, यही चीज़ों के विषय में कानूनी कार्रवाई 2014-15 से चल रही है. आज 7 साल बाद इस प्रकार की चीज़ों में ईडी को लाया गया है. नंबर 2, ये विचित्र केस इसलिए है कि जहाँ कोई पैसा नहीं है या जहाँ कोई प्रॉपर्टी का स्थानांतरण नहीं है, वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई ये हमको कोई समझाए. माननीय मोदी जी के बहुत सारे काबिल जो एडवाइजर हैं वो समझाएं. हुआ सिर्फ इतना कि एक कंपनी है AJL, पुरानी कंपनी है, वो दशकों से नेशनल हेराल्ड चला रही है. चूंकि वो एक आदर्शों पे, मूल्यों के आधार पर चलाती थी अखबार, कमर्शियली इतनी सफल नहीं हुई. कई दशकों के दौरान लगभग 90 करोड़ रुपए जो सब दिए गए हैं औपचारिक रूप से, वो उसकी डेट हो गई, ऋण हो गया. उस कंपनी को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आदर्शों और मूल्यों जिनके लिए वो खड़ी है उसको मजबूत करने के लिए, इस ऋण को हटाने के लिए, उसके किताबों को साफ करने के लिए एक बड़ी सरल चीज़ की गई जो इस देश में हर कंपनी करती है, विदेश में हर कंपनी करती है. उसने इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने का निर्णय किया. ये इक्विटी में परिवर्तित करने से जो रुपया आया उसका 67 करोड़ तुरंत भुगतान कर्मचारियों के वेजिस के भुगतान के लिए उनको भी दिया गया. सब कुछ औपचारिक रूप से हुआ. अब जब आप कन्वर्ट करते हो ऋण को इक्विटी में, तो आपको ये जो ऋण है उसको असाइन करना पड़ा एक और कंपनी को. ये वैसे किसी भी कंपनी को असाइन कर सकती थी, लेकिन नई कंपनी जिसको असाइन किया गया, जिसको स्थानांतरण किया गया, जिसको दिया गया, वो कौन थी ये जानना भी आवश्यक है. वो थी यंग इंडिया, जो एक विशेष प्रावधान कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, सेक्शन 25 कहते हैं उसको, वो बनाई गई कंपनी जिसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं. आम कंपनी की तरह नहीं. सेक्शन 25 कंपनी न तो कोई डिविडेंड दे सकती है, न प्रॉफिट, जिस प्रकार से कमर्शियली प्रॉफिट समझा जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकती है. यानी अगर 10,000 करोड़ भी वो कमा ले तो एक पैसा भी ऋण के डिविडेंड के रूप में बाहर नहीं निकल सकता. इस कंपनी में वो 90 करोड़ या जो भी डेट था ट्रांसफर हुआ. दूसरी बात, जब ये कन्वर्ट होती है ऋण इक्विटी में, तो यंग इंडिया वैसी ही रहती है, सिर्फ वो शेयर होल्डर बन जाती है AJL में. और AJL के पास जितनी भी संपत्ति है, अचल या मूवेबल, वो सब AJL के पास ही रहती है. तो दूसरा बिंदु के 1 पैसे का, 1
अचल संपत्ति का, एक बिल्डिंग का, एक फ्लैट का, एक किसी चीज का स्थानांतरण, ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तीसरी बात, जो कुछ भी रुपया आया यंग इंडिया में कभी भी, ये किसी का आरोप भी नहीं है कि उसको बाहर दिया गया, डिविडेंड दिया गया, जो दे नहीं सकते सेक्शन 25 में। चौथा, कि जब वही सब चीज वैसी हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आती है? अनुच्छेद 50 जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत है, उसके अंदर समझ आप कैसे इशू करते हैं? जो तर्क मैंने अभी आपको बताया, और वो चौथा बिंदु है मेरा, उसके अंतर्गत 2015 में ये केस बंद हो गया था। याद रखिए 2014 के पहले का केस है ये। ईडी की तरफ से ये केस बंद हो गया। हमारे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ईडी में लोगों को बदला, हटाया, निरस्त किया अपने पदों से और नया केस खुलवाया प्रेशर डाल के। और उसके बाद अब 7 साल बाद ये समझ दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा, कभी उनको यहाँ से मोड़ना है, ध्यान आपका ध्यान आकर्षित करना है, कभी इन्फ्लेशन से, कभी जो अभी जीडीपी फिगर्स हो रहे हैं उनसे, जो विभाजन की भावना चल रही है इस देश में, जो असमंजस की और जो सामाजिक उथल पुथल चल रहा है, उससे हटाने के लिए। तो दोस्तों, मैं अपनी बात अंत करना चाहूँगा ये कह के कि इस देश में इस प्रकार से अपने पपेट, जैसा मेरे दोस्त ने कहा, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी का दुरुपयोग करके हर राजनीतिक विरोधी को, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक डराना, धमकाना और देश का पूरा ध्यान इधर से उधर करना, ये तकनीक अब पुरानी हो गई है। जैसा हमने कहा, हम न डरेंगे, न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि कोई भी जो अक्षर ABC भी जानता हो कॉमन सेंस का या कानून का, वो ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू भी होता है बनिस्बत इसके कि उसकी कार्रवाई आगे जा सके। देखिए, बिल्कुल लड़ेंगे। आपने एक प्रकार की जो साफगोई की लड़ाई है वो आज शुरू हुई है। ये भी राजनीति का एक हिस्सा है, कानून का भी हिस्सा है, आपको स्पष्टीकरण देना। ये कार्रवाई चलती रहेगी। नोटिस की तिथि आवश्यक नहीं, कुछ दिन पहले का नोटिस है, लेकिन जैसा हमने कहा कि पूरी तरह से हम उसकी तामील करेंगे, हमें कुछ छुपाना नहीं है और पुरजोर तरीके से, बिना डरे, बिना हटे, बिना हेजिटेशन के हम इसका सामना करेंगे। और इसके बारे में आपको आज सब तथ्य बताए हैं, वो भी उसी लड़ाई का एक प्रक्रिया है, कड़ी है। You see, we need not disclose to you the details. It has just come recently. I don't know the date. I mean, it's hardly, it's just a few days ago. But you can rest assured that whoever is present in the country, and certainly the Congress president is here, will go. If there is some small accommodation or time required for somebody who is not here, that time will be sought. We have, we don't. We'll write a letter. We'll see the dates. But the point is, we are fully complying with everything. We will write to them upfront, and that is. You had said that there was no case earlier. Now, because all others have been questioned, so this is just a natural colony, like your treasurer was done, Mr. Karge was done. All those who have been directors have been called. I am making it clear for the reasons already stated when you were missing that there is nothing in this case. Now, beyond this, if Section 50 notice can be met with impunity or defiance, which we don't intend to do because we have nothing to hide. But we are now answering the court of public opinion, not the ED at this stage. As far as ED is concerned, we'll give them whatever answers they want and whatever questions they ask. This is a political battle. This is nothing else. You're not. No, they're both legal, political, social, everything, communication, everything. सर, आपने कहा कि इस पूरे केस में काल्पनिक है, कोई मुद्दा नहीं है कि केस चलाया जाए, लेकिन आपने कहा कि रिसेंटली ये नोटिस आया है, कब तक पेश होने के लिए कहा गया है उसमें? अभी निकट भविष्य में। दूसरी चीज की इस तरह देखिए, ऐसा है, इन तथ्यों का कोई खास मायने नहीं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो अभी वाला जो नोटिस है माननीय कांग्रेस अध्यक्ष का, वो 8 तारीख को उनको बुलाता है। एक पॉइंट। दूसरा, इसमें जो भी उत्तर होते हैं, तथ्य होते हैं, जो कानूनी जवाब होते हैं,
वो सब उनको दिए जाएंगे। कानून की एक प्रक्रिया है, उसको देखा जाएगा, लेकिन हमारा आज का उद्देश्य वो है जो हमने आपको बताया है। 8 जून बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल 100% जाएंगे। 8 जून 8 मैंने कहा कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जाएंगी। अगर राहुल जी यहाँ हुए तो जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा समय मांग सकते हैं, वो हमको पता नहीं डिटेल्स अभी। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।